ख़त्म हो गया था, मतलब कि यहाँ ये सब के इसमें जब वर्गीकरण किया गया था से, जिसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़े थे कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, हाँ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक ना। वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लिनियस। तो वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, वैज्ञानिक का नाम क्या था, कैरोलस लिनियस, ठीक ना। ये वर्गीकरण के केवल 4 भागों में इकाई दिया था। नाम क्या था, संघ, रे हेड बोलता है, संघ, वर्ग, वंश और जाति, ठीक है, 4 गो में। फिर आगे बढ़ के बटा था तो संघ, वर्ग, उसके बाद गण मिला था, कुल मिला था, वंश, जाति 6 गो। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं। इस आधार पर इन जीवों के समूह को एक साथ रखा जाता है। जैसे क्लोरोफिल वर्णकहीन सारे पौधा कवक के अंतर्गत रखा गया है। तो जितना भी कवक है, जो पौधा में कोई रंग न होता है, सबको एक अलग पार्ट में रखा गया है। और जीवों के वर्गीकरण में परस्पर संबंधी लक्षणों का पदानुक्रमण बनाया गया है। सबसे निचले स्तर पर अवस्थित जीवों का समूह बृहत्तम वर्ग में निर्धारित होते हैं। इन जीवों में पाए जाने वाले लक्षण दूसरे समूह के जीवों के लक्षण के स्वतंत्र होते हैं। मिल गया ना, होते हैं। लेकिन इसके बाद के स्तर जीवों के लक्षण पहले के स्तर के जीवों के लक्षण पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। अगर वो में जे पहलुका में लक्षण है, वो दूसरका में भी लक्षण दिखाई देगा, क्या कि ओकरे अनुसार से रखा जाता है। तथा बाद के स्तर के जीवों का प्रकार का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार जीवों का वर्गीकरण एक सोपान बनता है। इसे एक पत्थर की दीवार के उदाहरण से समझा जा सकता है कि पहले एगो पत्थर रखेंगे, फिर अगला पत्थर, फिर अगला पत्थर, इस तरह से ईंटा और विभिन्न आकृति के आकार के पत्थरों के से दीवार का निर्माण होता है। पत्थर के दीवार बनते देखा है, पत्थर के बनना बिछाया गया। हाँ, लेकिन वैसी दीवारों बनाता है, बड़ा मेहनत। तो खाना को क्या बनाता है, न वो सुताइए का बनता है। तो ऊपर क्या दीवारों बनता है, खाई काट के बनाया जाता है। पत्थर के थोड़ा बड़ा तोड़ करके इन्हें हो करके पत्थरों के आकार के नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करता है, जबकि नीचे के पत्थर ऊपरी पत्थरों के आकार को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ जोड़ैया ईंटा के करके देखा है ना, वैसी ओलन सूता रख करके और गिलावा के माटी रख देता है और पत्थर ला करके रखता है। साइज बराबर खोज करके पत्थर लाता है, ठीक ना, वो में एडजस्ट करके रख देता है। एकदम सब एक साइज के थोड़ी ना होता है ईंटा की तरह पत्थर, तो रखते रहता है। जरूरत पड़ता है तो तनी मनी झाड़ता है। आगे देखो, जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की आकृति से प्रकृति से शुरू करते हुए निम्नलिखित जटिल गुणों को और अग्रसित होते हैं। पहला इस साइज कुछ दूर हम लोग पढ़े थे, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। हाँ, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसके अंतरों में चलते दोनों प्रकार के जीवों में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से भिन्नता रहती है तथा कोशिका संरचना का असर पड़ता है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल इसी में आ जाते हैं। क्या जीव एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय जीवों में जीवाणु बहुत संबंधी सारा कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होता है, जबकि बहुकोशिकीय में समूह बना करके होता है और सारा विभाजन माना गया है। जैसे में हम लोग हैं बहुकोशिकीय, हम लोग का सारा पार्ट अलग अलग है काम के अनुसार। क्या जीव अपना भोजन स्वतः बनाता है और दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है? तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके चलते शारीरिक संरचना जंतुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो हम लोग किसी पर निर्भर है, पेड़ पौधा पर क्यों बनाएगा तो हम लोग खाएंगे, लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है और सबको देता है। पौधे में शारीरिक संगठन किस स्तर का है? जंतुओं में खासकर संपन्न करने के लिए कौन से विशिष्ट अंग मौजूद हैं? इनका विकास किस प्रकार हुआ तथा जीवों का शारीरिक संगठन किस स्तर का हुआ है? वर्गीकरण और जैव विकास। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित रहता है। शरीर की बनावट के दौरान वे लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। समय के साथ साथ तथा जरूरतों के अनुसार इन लक्षणों में एवं उनके अनुरूप जीवों की शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आता है, ठीक ना। जैसे जैसे लक्षण दिखा,
हाँ पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि धरती पर सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति देखो 3.5 बिलियन वर्षों पूर्व हुई, यानी कि धरती पर सबसे पहले कोई जीव जंतु आया था, कितना वर्ष पहले आया था? 5 बिलियन वर्ष पहले, ठीक ना। यानी कि हाँ सबसे आगे है लिखल, आगे भी हम सुना देते हैं द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की किताब में कि सबसे पहले अमेरिका की जगह पर, ठीक ना, एगो जगह था अमेरिका अफ्रीका में सबसे पहले कोई जीव जंतु के स्टार्टिंग हुआ था, वहाँ से उत्पत्ति हुआ था मनुष्य के। लेकिन ये तो पहले कोई भी जीव जो धरती पर कोई नहीं था, कुछ जीव जंतु में वो कीड़ा का भी जन्म हुआ जीव में कंटू था, वो कब 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ओकरो से पहले के बात कर, डायनासोर तो तब हुआ होगा, पहले एकदम छोटा मोटा जीव जंतु बनाया गया है डायनासोर के। उस समय अवतरित जीव अवतरित जीव एक कोशिकीय एवं सरल आकृति की थी। इस सरल एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे नए जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक ना। पहले एकदम छोटका एकदम तनी वो कीड़ा टाइप के वाला जीव न दिखाई वाला जीव बना, उसके बाद धीरे धीरे अवतरित होकर के नया जीव बना, और नए जीव अपने पूर्वजों की तुलना में विकसित एवं वातावरण के अनुकूल थे, और धीरे धीरे क्या हो गए, वातावरण के अनुकूल हो गए। यानी कि जैसा उसका वातावरण था, जैसे कि तोरा अगर कुछ दिन तक दियर में रख देंगे तो कुछ लोग को दियर में न रह पाएगा, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते रह जाता है, तो वातावरण में अनुकूल हो गया। नए जीव जैव विकास के क्रम में अन्य जीवों की उत्पत्ति के आधार बने। इस तरह जितने भी जीव को आज हम देखते हैं सभी निरंतर होने वाले परिवर्तन की उस प्रक्रिया के परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जरूरी थे। इस प्रकार जीवों की नई नई जातियाँ विकसित हो गई, ठीक ना। तो यही एगो जीव था, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, वही एक जीव से दूसरा जीव बनते चल गया। जैसे एगो दादा होता है, ओके 4 गो बेटा होता है, फिर उसका 16 गो पोता हो जाता है, और सब रंग के होता है, ठीक ना। वही में से कोई चोर डाकू पुलिस बनता है, कोई के रूप रंग में बदलते चल जाता है धीरे धीरे, ताकि सबके सेम टू सेम तनके मिलता है। तो उसी तरह जीवों का परिवर्तन होते गया और नया नया प्रजाति स्टार्टिंग हुई। वही में से कोई एगो पोता जाकर दूसरा देश में बस गया तो वहाँ पर एगो बस चला देगा। कोई दियर में रहता है, कोई चौर में रहने लगे, कोई इधर रहे तो एक फुट यहाँ अलग अलग जाति बन जाता है, तो फिर वो वहाँ पर ओकर वंश हो गया, यहाँ पर एकर वंश हो गया। इस तरह से प्रजाति का विकास हुआ। एकरा अध्ययन कर एगो वैज्ञानिक लिखे, विकासवाद के संस्थापक चार्ल्स डार्विन है। पीछे था वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस होता है, ठीक ना। क्वेश्चन एकदम दिमाग में रख ली रहना, वर्गीकी का जनक या टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। अब हम लोग को पढ़े क्या है, विकासवाद के, तो चार्ल्स डार्विन है, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, जो 1859 में अपने विकासवाद के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीच में प्रकाशित किया था, ठीक ना। द ऑरिजिन ऑफ स्पीच किताब का स्पीसीज, ठीक ना। स्पीसीज स्पीच ना है, ठीक ना। स्पीच मतलब भाषण होता है, ये स्पीसीज मतलब होता है जाति के लिए। किताब का नाम है, ये खाली यही पूछता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो क्या आंसर बताना है? चार्ल्स डार्विन। या चार्ल्स डार्विन की इनमें से कौन सी पुस्तक है, तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में टिक लगा देंगे, ठीक ना। और कब प्रकाशित किया गया था, तो 1859 में अपने विकासवाद के सिद्धांत अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को में प्रकाशित किया, जिसमें क्या क्या बताया सब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई जीव जंतु उत्पन्न हुआ था। सबसे पहली बार बताने वाला व्यक्ति यही थे। सुनो, इनके अनुसार जो जीव आज हम देखते हैं वे लंबे समय के अंतराल में अपनी शारीरिक संरचनाओं में हुए प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पैदा हुए, ठीक ना। क्या कहे चार्ल्स डार्विन अपने किताब में लिखे हैं द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कि अपनी शारीरिक संरचनाओं में हुए प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पैदा हो पाए हैं। शुरू में जो जीव धरती पर अवतरित हुए वे आदिम या पुराने जीव थे। क्या कह रहा है कि जो सबसे शुरू में धरती पर जो जीव आया था वो क्या था? आदिम था, यानी प्रिमिटिव था, यानी पुराने जीव थे, जिन्हें साधारण जीव कहते हैं। विकास क्रम में जो नए जीवन उत्पन्न हुए वे उन्नत, विकसित एवं अपेक्षाकृत जटिल थे। विकास का यह क्रम अनवरत चलता रहता है एवं आने वाले समय में जीव विकसित होंगे एवं आज के मौजूद जीवों से उन्नीत होंगे। तो वही धीरे धीरे कैसा बन गया?
हम लोग के तरह बनते चला गया। और डिटेल में है, धीरे धीरे हम आगे जब जीवाणुओं के पढ़ेंगे तब इसका शॉर्ट में बता दिया है। और न तो एगो चित्र देखा होगा कि एगो बंदर रहता है, फिर टेढ़ा रहता है, धीरे धीरे सीधा होते हुए मनुष्य की तरह बन के चलते रहता है। वर्गीकरण के समूह के पदानुक्तिकरण संरचना देखो। कैरोलस लिनियस जो पीछे पढ़ लिए वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। कब? तो 1758 में समस्त जीवों को 2 भागों में बांट दिया था। याद सुनना, कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। तब कौन कौन? एगो के रखा गया था पादप जगत और दूसरा के रखा गया था जंतु जगत, ठीक ना। क्या कि पहले क्या हुआ था, सबको एक ही जगह रखा था। पादप रखा गया, प्लांट किंगडम कहा गया है, जिसका में खाली पढ़े कि होगा पेड़ पौधा से संबंधित, ठीक ना, जिसको बॉटनी कहते हैं। और जंतु जगत में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका में हम लोग के बारे में पढ़ाई होगा, और जीव जंतु जितना भी है से जो चलने फिरने वाला से। प्लांट वाला तो चलता फिरता न है, बाकी बात दोनों के सब कुछ ठीक है। इसका मुख्य आधार था कि पौधे प्रचलन असमर्थ है, ठीक ना। ये बांटे के लिए क्या क्यों बांटे थे ऐसा? क्योंकि पेड़ पौधा प्रचलन में असमर्थ है, यानी कि चलने में असमर्थ, तो चल तो नहीं सकते हैं। इसीलिए जो चल सकता है उसको जंतु जीव में रख दिया, जंतु में रख दिया गया जगत में, और जो नहीं चल सकता है उसको पादप जगत में रख दिया गया, पेड़ पौधा सबको, क्या कुछ एक जगह नहीं स्थिर रहता है। बाकी बात अंदर जो प्रक्रिया चलता है से कुछ कुछ सेम में चलता है। तब बांटने का आधार भी वही था। इनमें कोरोलोफिल पाया जाता है। जितना भी पादप जगत को रखे गए हैं उसमें कोरोलोफिल पाया जाता है, रंग बिरंगा होता है। लेकिन जीव जंतु रंग बिरंगा नहीं होता है, ओकरा में कोरोलोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक ना। शरीर त्वचा की बात है, और कुछ पार्ट के लिए तो अलग होता है। तथा उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और पेड़ पौधा जो रहता है वो सबकी कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। इसके विपरीत जंतुओं में प्रचलन होता है, उनमें कोरोलोफिल अनुपस्थित रहता है। इस सब में क्या रहता है? जीव जंतु में कोरोलोफिल होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब ये कोरोफिल जेकरा में रहेगा रंग बिरंगा रहेगा, तब जीव जंतु में कोरोलोफिल नहीं होता है। आइए में लिखा सुनो ध्यान से, कहा कि इसके विपरीत जंतुओं में प्रचलन होता है, जंतु चल सकता है, उनमें कोरोलोफिल अनुपस्थित है, यानी कि कोरोलोफिल नहीं होता है। अनुपस्थित का मतलब नहीं होता है। जैसे स्कूल में तू अनुपस्थित है कि उपस्थित, जिस दिन जाएगा उस दिन उपस्थित रहता है, जिस न जाएगा अनुपस्थिति का टिकला जाएगा। अंग्रेजी में प्रेजेंट और अब्सेंट। तो कोरोलोफिल अब्सेंट होता है मनुष्य में, यानी जंतुओं में, लेकिन पादप में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें कौन कौन हरा होता है? जंतु के बारे में करे हैं तो पादप के बारे में। पादप थोड़ी ना करे हैं हम, जंतु करे कि कोई जंतु, जैसे अपना अपना मनुष्य में कोई व्यक्ति हरा पियर देखा है? गाय उसे के पियर में देखा, काला उजला से वो छोड़ गया, मनुष्य में उसका छोड़ गया, बुरा उसका को वो होकर अथी है बाल के लिए, हर चितकाबर के लिए, ठीक ना। इस वो जे कोरोलोफिल रंग एगो नाम के लिए हम कह रहे थे जी, पहचान में है कोरोलोफिल जगह जगह से खाना बना सकता है, ठीक ना। हम भले हम एगो रंग बोल देते ताकि गलती हो रहा है कि रंग बिरंगा, लेकिन चलो आगे देखो। देखो कुछ समय बाद यह पाया गया कि कुछ ऐसे जीव है जिनकी कुछ विशेषताओं के कारण न तो पादप जगत में और न ही जंतु जगत में रखा जा सकता है, ठीक ना। कुछ समय के बाद यह पाया गया कि कुछ ऐसे जीव है, ठीक ना, कुछ ऐसा अपवाद है जे न हम लोग उसके साथ रह पाया, न कुछ पेड़ के साथ रह पाया है, जो न जंतु जगत में रहा न पादप जगत में रखा जा सका। इन असुविधाओं के कारण जर्मनी के वो वैज्ञानिक थे E.H. हिकेल, ठीक ना। वैज्ञानिक का नाम क्या है? E.H. हिकेल, फुल फॉर्म है, पूरा नाम खाली E.H. रखो, हिकेल नाम याद रखना। ये क्या किए? ये कहे कि 1866 में तृतीय जगत का प्रस्ताव रखा। कहा कि पहले कैरोलस लिनियस 2 जगत बना चुके थे, एगो पादप जगत एगो जंतु जगत। जितना पेड़ पौधा है से पादप जगत में रहो, जितना जीव जंतु है से जंतु जगत में रखो। आ तब देखे कि एगो और आदमी सब है जो नहीं दोनों में से फिटे न बैठ रहा है, ठीक ना। जैसे वो दिन बताए थे कि एगो मांसाहारी है तो खाली मांस वाला पार्टी में जाओ भोज खाए, आ एगो शाकाहारी है तो खाली शाकाहारी में भोज खाए। जो दोनों वाला है ओकरा एक के जोड़े, कि ओकरा मछलियों भात दाल पुलाव सब एक जोड़े मिला के खाए की है, तो ओकरा लिए अलग रूम बनाना होगा ना। तो पहले कैरोलस लिनियस तब पार्टी दिए थे, तो एगो मांसाहारी के लिए अलग, शाकाहारी के लिए अलग दे दी थी। आ जरा दोनों खाए के मन है ओकरा लिए एगो अलग फिर ग्रुप बना। तो ग्रुप बनाने वाला व्यक्ति के नाम क्या है? हिकेल। तो हिकेल जो थे 1866 में तृतीय जगत बना, तीसरा जगत। पहला जगत बन गया था पादप जगत और जंतु जगत, तीसरा जगत बनाए जिसका नाम रखे प्रोटेस्टा नाम दिया, ठीक ना।
तो क्या नाम रखा इसका? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नाम दिया। बाद में दो सुपर जगत की प्रतिष्ठा हुई, एक प्रोकैरियोट्स के लिए एवं दूसरा यूकैरियोट्स के लिए। प्रोकैरियोट्स में एक ही जगत मोनेरा है जिसमें जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया नीलहरित सवाइल को रखा गया, ठीक ना। फिर इसमें से वो और बढ़ा, ठीक ना, क्या नाम रखा गया? मोनेरा। आई मोनेरा में कौन कौन आता है? तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। तो कहेगा जीवाणु कौन से ग्रुप में रहता है, कौन जगत में है? तो मोनेरा में। साइनोबैक्टीरिया कौन ग्रुप में है? मोनेरा में। नीलहरित शैवाल मोनेरा में, ठीक ना। प्रोटिस्टा में कथी है? प्रोटिस्टे के फिर पार्ट है, एकरे दूगो पार्ट में मोनेरा, इस प्रोटिस्टा भी यही में है, ठीक ना। इधर देख सकता है, इधर मोनेरा में, इधर बगल में बेसिसल्स, कोइका, गोल इकाई, जीवाणु जितना अनेक प्रकार की है सब मोनेरा में है। और फिर जब प्रोटिस्टा में आता है तो ये सब निकल कर आता है। प्रोटिस्टा के दो पार्टों में बांटा गया है, तब हम लोग इसी में रख सकते हैं। आगे देखो, जगत मोनेरा के बाद भी कुछ कठिनाई आई। जब मोनेरा बन गया ना, उसके बाद भी कुछ कठिनाई आया कि जीवाणु जैसे कवक यूकैरियोटिक जीव है। कवक जो है जो बिना रंग वाला है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। न तो मोनेरा में है, न तो प्रोटिस्टा में रखा जा सकता है। एक और आ गया कि न तो अभी मोनेरा में रख सकते हैं, न प्रोटिस्टा में। दूगो बना था ना, प्रोटिस्टा मोनेरा। तब इसके लिए अंतर्गत अप्रकाश संश्लेषण में सक्षम शैवाल है, इसलिए कवक के लिए एक नया जगत बनाया गया, जो ऊपर से पूरा उजला उजला होता है कवक, जो मशरूम। इसके लिए अलग जगत बनाया गया जिसका नाम रखा गया फंजाई। क्या नाम रखा गया? फंजाई। इसको किंगडम फंजाई नाम दिया गया। अंत में आर वेक्टर ने 1969 में इन सभी को मिलाकर 5 जगत वर्गीकरण किया। अब कै गो बन गया? 5 गो। तब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया। कितना? 5 गो। तब 5 को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला का नाम रखा गया मोनेरा, ठीक ना। दूसरा का प्रोटिस्टा, तीसरा का फंजाई, आई प्लांटी। प्लांटी जो पादप जगत पढ़े थे ना ऊपर में दूगो, यह का प्लांटी है। और तीसरा, पांचवा के क्या नाम रखा गया? एनिमेलिया, जगह में जंतु जगत कहा जाता है। तो पहले तो ये दोनों बना था, उसके बाद फिर प्रोटिस्टा बना, फिर मोनेरा बना, और फिर फंजाई बन गया, जिसको फंगाई भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। फंगी अंग्रेजी में पढ़े, हिंदी में। तो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन बनाया था? तो विक्टर ने। विक्टर ने। पूछेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वर्गीकरण का कोई स्थापना या संस्थापक या किसने दिया था? तो विक्टर ने। यार विक्टर है? हाँ, वैज्ञानिक के नाम। हाँ, हिटेकर विक्टर पढ़ते वी, ठीक ना। पहले वह है, फिर ह है। तो में जो 12 ह दिखाई दे रहा है ना, तो ह आधा है और वह पूरा है। तो पहले वह इसका वी ह टेक्टर, ही वैज्ञानिक नाम है। तो विक्टर हम लोग उच्चारण कर देते हैं, तो ध्यान से अपना उच्चारण देख लेना। अच्छा ठीक, वो बोला कल ले पढ़ते। आगे देख लो, ठीक ना। तब 5 गो जगत बनाया गया। 5 जगत के बनाने 5 गो जगत देने वाला वैज्ञानिक के नाम क्या था? विक्टर। 2 गो दिया था तो कैरोलस लिनियस, और प्रोटिस्टा और मोनेरा कौन दिया? तो हिकेल ने, ठीक ना। 5 गो का नाम क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत एवं तरीके, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा शारीरिक संगठन के आधार पर इन समूहों का विभाजन किया गया है, ठीक ना। अगला देखो, कार्ल बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया तथा यूकी बैक्टीरिया में बांटा, और आर्की बैक्टीरिया में प्राचीन तथा यू बैक्टीरिया में विकसित सदस्यों को रखा गया है। अब देखो, यही सब को हम लोग को अगला दिन पढ़ेंगे, टाइम अगर हो गया। सब जगत के एक एक करके, हाँ ठीक ना। तो ध्यान से विभिन्न स्तरों पर उनकी विशेषताओं के आधार पर जगतों को उप जगत में भी बांटा गया। तो जब 5 जगत बनता था, ओकर फिर उप जगत भी रखा गया। जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या बगल में फिर उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बना जाता है, उप मुखिया। तो उसी तरह जो 5 गो जगत था, ओकरा फिर एगो उप मुखिया को भी बनाया गया, ठीक ना। तो उप जगत, जैसे देखो पुनः उप जगत में कौन कौन है? फाइलम बना। किताब कहाँ रखा? खोलो ना रे, आएंगे ना।
ठीक, क्या बना? फाइलम बना या डिवीजन में विभक्त किया गया। फाइलम को भी विशेषताओं के आधार पर वर्गों या क्लासेज में वर्गों को गुण या ऑर्डर के में एवं ऑर्डर के कुलों या फैमिली में जिन वंशों या जेनेरा में विभाजित किया। जैसे जैसे उसके बाद अगर कोई वंश आया, कोई जेनरेशन आया, उसके अनुसार से बांटते चला गया। आगे देखो, जेनेरा जनेरा खाए वाला याद आता है। हाँ, कहाँ जनेरा? तो न सुता तकनी से जेनेरा, यह है जेनेरा। वंश को अंग्रेजी में जनरेशन कहते हैं ना, सुना होगा तो जनरेशन खराब हो गया, में जेनेरा लिख दिया हिंदी में। लेकिन आगे देखो, अंत में कई जातियाँ यानी कि जाति को स्पीसीज कहा गया है में बांटा जाता है। इस प्रकार पादानुक्रमण जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति है। पूछता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आधारभूत इकाई क्या है? जाति। जातीय पर न बांटा जाता है कि कौन कौन जाति में हम लोग में, उसी तरह इसको भी जाति के अनुसार पर बांटा गया है। रे आदि छोड़ो ना। एक जाति के जीव आपस में जनन करते हैं, ठीक ना। जनन के मतलब है कि शादी विवाह कर करके बच्चे को पैदा करके अपना वंश बढ़ाता है अपने जाति में। इसमें भी होता है, जैसे गाय जो है से बच्चा देगा अपने ही जाति से संबंधित मिल करके, ठीक ना, जनन करता है। जो जिस जाति के है अलग नहीं। कुत्ते बिल्ली सब अपने जाति के साथ, जीवों के साथ आपस में जनन का प्रोसेस करते हैं। अगला सुनो, जिनके बाह्य स्वरूप में काफी समानता होती है। बाह्य स्वरूप यानी कि ऊपर से देखे में सेम टू सेम रहता है। इस प्रकार जीवों का वर्गीकरण के स्तर निम्नलिखित है। पहले क्या रखा गया है? जगत, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा गया? किंगडम। फिर उप जगत रखा गया है, जिसको अंग्रेजी में सब किंगडम कहा जाता है। फिर फाइलम रखा जाता है या उसको डिवीजन कहा जाता है। फिर वर्ग रखा गया, उसको अंग्रेजी में तो क्लास कहवे करते हैं। फिर गण रखा गया, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। फिर कुल का रखा गया, जिसको फैमिली कहते हैं। फिर वंश कहा गया, जिसको जेनेरा कहा जाता है। फिर जाति रखा गया, जिसको अंग्रेजी में स्पीसीज कहा जाता है, ठीक ना। इस अध्याय में विक्टर के 5 जगत वर्गीकरण को अपनाएंगे, जो इस प्रकार है। तो इस तरह से विक्टर जो 5 को दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस 5 को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक ना। विक्टर के 5 जगत वर्गीकरण की मुख्य विशेषता यहाँ संक्षिप्त में दी गई, ठीक ना, शॉर्ट में बताया गया है। ध्यान से सुनो, पहले कैसे कैसे बट करके आया है सही ग्राफ में समझ लो। देखो, एगो पूरा जीवधारी था, एगो जीव पूरा हुआ शेर, ठीक ना। उसमें से 2 आए ना, जेनेरा तो बीच में निकलेगा, ठीक ना। तो एगो कोई पूरा जीव हुआ, एकरा में देखा गया कि कुछ एगो प्रोकैरियोटिव जीव होता है, कुछ यूकैरियोटिव हुआ। तो पहले 2 भाग बजा, एगो प्रोकैरियोटिव, एक यूकैरियोटिव। तो प्रोकैरियोटिव के छोड़कर फिर यूकैरियोटिव में देखा गया। तो एकरा में देखा गया कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में, तो जो एक कोशिकीय उसको मोनेरा में रखा गया, ठीक ना। फिर यह में निकल कर आया दूसरा जगत, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ठीक ना। यहाँ पर इसका पार्ट खत्म हो गया। फिर निकल कर आया बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति सहित और कोशिका रहित, जकरा में कोशिका भित्ति है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। जकरा में कोशिका भित्ति रहित है उसमें एनिमिलिया आता है। जकरा में कोशिका भित्ति है, फिर 2 भाग में जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, फंजाई, जो मशरूम होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है क्योंकि उजला होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण करता है प्लांट, जितना पेड़ पौधा, जो हरा भरा पेड़ पौधा होता है। इस तरह से 5 जगत बांटा गया है। 1 नंबर मोनेरा, दूसरा में प्रोटिस्टा, तीसरा में फंजाई, चौथा में प्लांटी और 5वां में एनिमिलिया। तो सबसे पहले हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत को में क्या क्या कारण है और कौन कौन ऐसा जीव है, यानी कि छोटा छोटा बैक्टीरिया जो मोनेरा में रखा गया है। तो देखो, इस जगत में यानी मोनेरा जगत में सबसे प्राचीन, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया, ठीक ना। मोनेरा जगत में किसको रखा गया था? सबसे सरल, यानी कि ऐसा जीव जो पूरा एकदम सूक्ष्म जीव है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे नहीं, यह सूक्ष्म जीव है लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। हाथ ऊपर सब पर आता है। जो प्रोकैरियोटिक है एकदम सम्मिलित है, सबसे पुराना है, जो सबसे स्टार्टिंग में उत्पन्न हुआ था जब ब्रह्मांड रखी मोनेरा, ओकरे पार्ट है। जैसे विभिन्न प्रकार के जीवाणु, ठीक ना, जैसे नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा आदि, ये सर्वव्यापी होते हैं। तो मोनेरा में कौन कौन होते हैं? जीवाणु,
नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा, ठीक ना। ये सब कौन ग्रुप में आते हैं? मोनेरा में, ठीक ना, मोनेरा जगत में। आगे सुनो, ये सर्वव्यापी होते हैं एवं प्रतिकूल वातावरण में भी पाए जाते हैं। इस जगत के जीव पोषण की दृष्टि से स्वपोषी या परपोषी दोनों हो सकते, ठीक ना। स्वपोषी के मतलब या तो वो अपने से भी कहीं खाना बना लेगा, या परपोषी के मतलब किसी पर आश्रित रहेगा। अधिकतर जो छोटा छोटा जीव है वो किसी न किसी के शरीर पर रहता है, ठीक ना, और उसी को खाता है। जैसे हमारे हाथ में है तो हमारे हाथे को खाता है। अगर ओकरा से बड़का जीव को देख लेंगे ढील के, तो की जो जू कहते हैं बाल में रहता है, तो हमारे खून चूस करके रहता है, लेकिन किस पर आश्रित है? हम लोग पर। तो जो किसी पर आश्रित है वो परपोषी कहलाता है, ठीक ना, कि खाना किसी के मदद से ले रहा है। और स्वपोषी है जो खाना अपने बना लेता है। तो अधिकतर जीवाणु जो होता है ना, छोटका छोटका मोनेरा, वो सब क्या होता है? परपोषी, किसी की ना किसी पर। जैसे मशरूम, ठीक ना, जो कवक दे देखा फंगाई जो जगह जब बन जाता है वो पेड़ उड़ पर हो जाता है, तो पेड़े के चूस करके अपना विकसित करता है। उजर का जो रहता है जिसको गोबर छत्ता कहते हैं हम लोग, गोबर छत्ता उजला वाला देखा है ना, वो किसी न किसी पर रहता है, वो पेड़े पर होता है। उसको अलग कहीं मट्टी में होगा, या कहीं मट्टी में हो रहा है तो नीचे कहीं ना कहीं लकड़ी या भूसा उस्सा रखल रहता है। मशरूमो होता है ना, तो भूसा नीचे भूसी डालल रहता है, ओकरा पर फैलता है। गोबरो पर, तो गोबरो से निकाल के आ रहा है, तो उस तरफ तो किसी पर ना किसी पर वो आश्रित है, उस तरह से वो पोषण कर रहा है। तो अधिकतर रहता है जो परपोषी होता है। आगे देखो, तो जितना मोनेरा है वो सबसे प्राचीन प्रोक्रिएटिंग और सूक्ष्म जीव होता है। मोनेरा ग्रुप में कौन कौन आता है? तो नीलहरित शैवाल आता है, सो साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब आता है। ये सब स्वपोषी या परपोषी हो सकता है। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं, जैसे कोकाई, ये सब के नहीं देखा होगा, ठीक ना, चित्र दिखाई तुरा सके नहीं देगा। इतना छोटा छोटा व्यक्ति माइक्रोस्कोप से देखा है, तो चित्र दिया है, तो हम लोग तो कभी नंगी आंखों से देखा नहीं है। जब तुमको इस बैक्टीरिया को दिखाएंगे तो तू पहचान जाएगा, तो बस खाली आप सुन लेना, ठीक ना। या चित्र में ऐसा दे देता है। तो देखो, छोटा छोटा जीवाणु का नाम क्या है? कोकाई जीवाणु, जो गोल होता है। अगला बेसिसल्स होता है। इसका कभी कभी कोई डॉक्टर या कोई दवाई या कभी आगे कोई बीमारी में पड़ेगा कि समय मिल जाता है। तब बेसिसल्स होता है। दंडाकार तथा स्पाइरला होता है, जो कौमा की तरह दिखता है। वो बूंद का डाल दिया जाए ना, तो उसको मान लो यहाँ पे एगो बूंद का डाला है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाई दे ना, तो एगो जीवाणु है जो बूंद का की तरह है यहाँ पे रखल हुआ, ठीक ना, जो कौमा की तरह दिखता है। जीवाणु मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं। तो ऐसा जीवाणु कै कोशिकीय है? बहुकोशिकीय। हम लोग एक कोशिकीय बहुकोशिकीय पढ़े, उसमें देखे थे जीवाणु सब एक कोशिकीय था, हम लोग बहुकोशिकीय। तथा अकेले या समूह में पाया जाता है। या तो अधिकतर अकेले इस तरह से रहेगा, न तो समूह में इस तरह। देखो हाथ तो एकदम जूम करके देखा गया, तो ऐसे बैक्टीरिया जो धीरे धीरे ही मूव कर रहा है, तब पता चला कि इस के क्या है। देखो इसमें चित्र में दे दिया है कुछ जीवाणु। दंडाकार जो बैसिलस कोई कोलाई है, सो यह है। गोलाकार जो स्पेशल यूनमा है, जो आगे पढ़ेंगे से, और कौमा की तरह जो दिखाई देने वाला यह है, सो बाइलिया कोलोरी, ठीक ना। तो ये सब अकेले रहता है, न तो समूह में। इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह श्लेष्मा से घिरी रहती है। यह किससे घिरी रहती है? श्लेष्मक से घिरी रहती है। इसमें केंद्रक और केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। इतना छोट है कि में केंद्रक और नहीं पाया जाता। आगे देखो, तो नए में न्यूक्लियस पाया जाता है, ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है। अनुवांशिका पदार्थ हिस्टोन रहित डीएनए होता है, ठीक ना। एकरा में हिस्टोन रहित डीएनए होता है तथा झिल्ली से घिरे एक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, पढ़े ना हम लोग पीछे, कोशिका के पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है, और गोल्जिका को सुसाइडर बैग कहा जाता है। अंतर्द्रावी का जल यानी ई एंडिकुलम प्लाजिकम रेटिकुलम ईडीआर था आदि नहीं पाया जाता है। इस सब में नहीं पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ जीवाणु है ना जरा में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे शैवाल तो देखा, शैवाल हरा कलर के होता है, ठीक ना। जो काई लगल रहता है, शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। जो भी बरसात गिरेगा उसके समय दीवारों वालों पर जो काला काला अति हरा हरा सन के जो काई लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। तो वो हरा कलर होता है, तो वो अपना प्रकाश संश्लेषण खुद कर सकता है। तो कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, जबकि अन्य जीवाणु रासायनिक संश्लेषी या परपोषी होते हैं। लेकिन अधिकतर अन्य जीवाणु होते हैं
से परपोषी होते हैं, जैसे कवक, गोबर छत्ता हुआ से सब। जीवाणु में एक या अनेक लंबी कासाभिकाएँ या फैलिज्मा रहती है। इसके अतिरिक्त इनके छोटे रोम जो फाइब्रिलम में पाए जाते हैं, देखो एकदम रोम में बनल है ना। यह बात याद कर रखने की है कि सभी जीवाणु हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक ना। हम लोग पीछे ही 7 और 8 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं जीवाणु के बारे में, जिसमें हम लोग देखे हैं कि जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, कोई मित्र वाला जीवाणु है, कोई दुश्मन जीवाणु। कुछ जीवाणु होते हैं जो हम लोग को हानि पहुंचाते हैं, कुछ जीवाणु हम लोग को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये कहा है कि याद रखने की बात है कि सभी जीवाणु हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कुछ हमारे फायदे भी करते हैं। जैसे हम लोग को दही में जो बाहर जाने वाला जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, वो हम लोग को खाने से फायदा करता है, ठीक ना। अगर ज़्यादा बढ़ गया है जीवाणु, मोटा मोटा पिलुआ हो गया, तब खाएगा तब हानि करेगा। 2-3 दिन पर खा रहा है, खट्टा होल है तो तनी मनी जीवाणु बढ़ल है तो खट्टा करता है, या पाव रोटी और बनता है उसमें जीवाणु आ जाता है सब, तो वो जाए उजरा उजरा तब तो वो सब लोग को फायदा करता है, घट्टा नहीं करता है। जितना भी खट्टा लगने वाला सामान आता है उसमें बन जाता है, ठीक। तो इस जीवाणु के बारे में हम लोग पढ़ लिए मुनेरा में। अगला दिन हम लोग प्रोटेस्ट, हाँ छोड़ ही रहे हैं प्रोटेस्टा पे। तो एगो ग्रुप हम लोग, एगो जगत खत्म हो गया, 5 में से 4 गो ग्रुप पढ़ेंगे और सब जगत बहुत भयंकर। देखो एनीमिया जगत पढ़ेगा तब जीव जंतु के बारे में स्पेशल मिलेगा, और मेढक के बारे में। फिर ये देखो फंगी, समुद्र में रहने वाला जीव जंतु के। आप जितना जगत पढ़ेंगे ना ये सब बहुत मजा आएगा। हाँ देखो आर्थ्रोपोडा में कौन कौन जीव जंतु आता है, हाँ ये सब पढ़ेगा। फिर अगला चैप्टर में हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, तो आधा बीमार के डॉक्टर बन जाएगा।